Hello everyone, you are welcome to Alka Education Vlogs. I hope you all will be fine. Today I am starting book 2 of class 12 political science, politics in India since independence. बच्चों इस बुक में आप पढ़ेंगे कि 1947 यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए हैं। आज इस बुक का चैप्टर 1 शुरू कर रही हूँ मैं, चैलेंजेस टू नेशन बिल्डिंग। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों और बहुत ही इजी भी है इसके साथ ही साथ। बट बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर एक बात मैं आपको बता दूं कि इस बार सीबीएसई ने बहुत सारे चेंजेस आपके सिलेबस में किए हैं, बट इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं हुए हैं। केवल 2 टॉपिक हैं जो इस चैप्टर में ऐड हुए हैं। पहला है सरदार पटेल एंड नेशनल इंटीग्रेशन, दो अर्लियर ऑल्सो यू वर स्टडिंग अबाउट इट बट दैट वॉज गिवन इन शॉर्ट, बट नाउ यू आर गोइंग टू स्टडी इट इन डिटेल। और दूसरा आपका कश्मीर इशू है बच्चों, चैप्टर 8 रीजनल एस्पिरेशन में ऑलरेडी आप कश्मीर इशू दिया हुआ था। अब क्योंकि चैप्टर 8 रीजनल एस्पिरेशन इस बार आपके सिलेबस से डिलीट हो गया है, बट ये कश्मीर इशू है जो अब आपको कश्मीर प्रॉब्लम के साथ पढ़ना है। इसके अलावा और कोई भी मेजर चेंज जो है वो इस लेसन में नहीं हुआ है। तो आपका चैप्टर शुरू होता है बच्चों, इंडिया गेन्स इंडिपेंडेंस आफ्टर 200 ईयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल। ठीक है, तो यहाँ से शुरू होता है। तो भाई अब एक क्वेश्चन है कि 200 ईयर्स कैसे हो गए, इंडिया को 200 ईयर्स के ब्रिटिश रूल से इंडिपेंडेंस मिली, ये कैसे? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने तो पहला दिमाग में बात यही आती है कि भाई इससे ज़्यादा हमारे ऊपर रूल किया, तो 200 ईयर्स कैसे हो गए? तो बट 200 ईयर्स ऐसे हुए क्योंकि 1757 बैटल ऑफ प्लासी, आपको याद होगा हिस्ट्री में आपने पढ़ा है, 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हैड टेकन प्लेस। और इस बैटल के बाद इसके पहले तक इंडिया का जो पॉलिटिकल कंट्रोल है दैट वाज इन द हैंड्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, और इस बैटल के बाद इंडिया का जो पॉलिटिकल कंट्रोल है दैट हैड रीच्ड इनटू द हैंड्स ऑफ सीधा ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथों में पहुंच गया। तो अगर आप दिस वे 1757 से काउंट करते हैं तो 1947 तक देखिए अबाउट 200 ईयर्स हो जाते हैं। तो इसलिए कहा है कि 15 अगस्त 1947 में इंडिया को जब इंडिपेंडेंस मिली तो ये 200 ईयर्स पुराने ब्रिटिश रूल का एंड था इंडिया में। तो हमें इंडिपेंडेंस मिलती है ब्रिटिश रूल से 15 अगस्त 1947 को। तो दिस वे इस दिन 2 स्टेट बने, 2 कंट्रीज़ बने, एक पाकिस्तान और दूसरा इंडिया। सो 14 अगस्त को आपको मालूम है कि पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है और 15 अगस्त को हम अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। तो इट वॉज द मोस्ट अवेटिंग मोमेंट फॉर इंडियंस के लिए, सबसे ज़्यादा था। क्यों? क्योंकि इसी दिन के लिए हमने इतने लंबे समय से जो हमारा आपके 1913-14 से जो हमारा नेशनल मूवमेंट शुरू हुआ, हमारे इतने सारे मूवमेंट्स हुए, चाहे वो क्विट इंडिया मूवमेंट था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, ठीक है, तो ये सारे किस लिए किए गए थे? इसीलिए कि हमें इंडिपेंडेंस मिले। तो फाइनली ये जो इतना बड़ा मूवमेंट था उसका फाइनल रिजल्ट मिला और 14-15 अगस्त के मिडनाइट को हमें इंडिपेंडेंस दे दी गई। बट दैट इंडिपेंडेंस केम विद आ ट्रेजेडी, एक ट्रेजेडी के साथ आई, एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ अपने साथ लाई, और वो क्या था? पार्टीशन। हम इंडिपेंडेंट तो हुए बट इंडिया का पार्टीशन हो गया, और ये बहुत ही ट्रैजिक मोमेंट था जिसके लिए किसी भी इंडियन ने कभी इमेजिन नहीं किया था, कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि हम इंडिपेंडेंट होंगे और हमें साथ में पार्टीशन जो है वो झेलना पड़ेगा। बट हमें पार्टीशन झेलना पड़ा। तो अब एक बेटा यहाँ से जो क्वेश्चन है वो ये है कि भाई 14-15 अगस्त 1947 को क्या अचानक डिसाइड कर लिया ब्रिटिशर्स ने कि भाई आज रात को इंडिया को इंडिपेंडेंस देंगे? नहीं, ऐसा नहीं था। इट तो ऑलरेडी हैड बिन डिसाइडेड इन 1946 में ही डिसाइड हो गया था कि भाई इंडिया को अब इंडिपेंडेंस देनी पड़ेगी, ठीक है। बट ये इंडिपेंडेंस कैसे दी जाएगी? कोई तो गवर्नमेंट होनी चाहिए, कोई तो पावर होनी चाहिए जिसको एक पावर जारी और दूसरी पावर को जो है वो ट्रांसफ़र करके जाएगी। तो अब ये क्वेश्चन था, तो इसके लिए इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया गया जुलाई 1947 में, और उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड किया गया कि भाई 14-15 के मिडनाइट को इंडिया को इंडिपेंडेंस दे दी जाएगी। एंड अकॉर्डिंग टू दिस प्लान, इस प्लान के अकॉर्डिंग ही हमें इंडिपेंडेंस इस दिन दे दी गई, ठीक है। तो अब इसके बाद हमें इंडिपेंडेंस मिल जाती है, पार्टीशन हो जाता है, और जब हमें ये इंडिपेंडेंस मिली उस समय का एटमॉस्फेयर इंडिया का इट वाज फुल ऑफ डिस्ट्रस्ट, बिल्कुल विश्वसनीय। जो इंडियंस यहाँ इतने सालों से एक साथ रहते आए थे, एक दूसरे के दुश्मन हो चुके थे, कम्युनल राइट्स बिल्कुल कॉमन हो चुके थे, बिल्कुल कम्युनल किलिंग्स हो रही थी, बिल्कुल जो है रिलीजियस बेसिस पर इंडिया का जो पार्टीशन किया गया वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। मतलब इमेजिनेशन से बियॉन्ड इमेजिनेशन है। आप आज इमेजिन करके सोचिए कि उस समय की क्या सिचुएशन रही होगी। इसके बाद आपके पंडित नेहरू जो हैं
जब भी डिसाइड हुआ कि भाई 14-15 को अब अगस्त जो है 1947 को इंडिपेंडेंस दी जानी है, तो एक स्पेशल सेशन जो है वो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का बुलाया गया। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन है कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ही सेशन क्यों बुलाया गया, वाई, क्या रीज़न था, क्यों बुलाया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सेशन? तो उसका रीज़न बेटा ये था कि 1946 में, अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि आपका कैबिनेट मिशन प्लान जो है वो 1946 में इंडिया आया था, और इसका जो है इंडिया आने का पर्पस क्या था कि भाई अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो पावर ट्रांसफ़र करने जा रही है इंडिया को। डिसाइड हो गया कि हम इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा इंडिया को, तो कैसे पावर ट्रांसफ़र की जाएगी। ठीक है, तो ये इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए कौन आया, आपका कैबिनेट मिशन प्लान इंडिया में भेजा गया 1946 में। और इसको क्या क्या काम दिए गए, पहला इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करना। अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम कौन करेगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन करवाना इंडिया में। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस मोड, क्या मोड ऑफ इलेक्शन होगा, कैसे बनाई जाएगी, तो वो इंडियन लीडर्स के साथ मिलकर तय किया गया कि भाई जो प्रोविंशियल असेंबलीज़ हैं वो जो आपके मेंबर्स है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उनका इलेक्शन करके भेजेंगी। अब इस इलेक्शन के बाद आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो बन गई, और इसका फर्स्ट सेशन, इनॉग्रेशन सेशन हुआ 9 दिसंबर 1946 को आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। ठीक है, अब इसे अभी मैंने बताया कि क्यों बनाया गया, इसे बनाने का एम ये था कि भाई पावर जो है वो कैसे ट्रांसफ़र की जाएगी, कौन ट्रांसफ़र करेगा और टू हुम, किसको ट्रांसफ़र करेगा। इसलिए क्या ज़रूरत थी, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत थी कि हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो अब इसको बनाने का जो काम है वो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने शुरू कर दिया। इसके अलावा आपका जो कैबिनेट मिशन प्लान है उसमें एक और प्रोविज़न था, और वो प्रोविज़न ये था कि जब तक कि, क्योंकि आप देखिए आपकी असेंबली का पहला सेशन हो रहा है 9 दिसंबर 1946 को, और आपको इंडिपेंडेंस मिल जा रही है 15 अगस्त को। तो आप सोचिए इतने दिन के अंदर क्या कॉन्स्टिट्यूशन हमारा रेडी था, नहीं था। आपको मालूम है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन तो इस समय तक रेडी नहीं था, 26 नवंबर 1949 को रेडी हुआ। तो अब जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है और ब्रिटिशर्स समय इंडिपेंडेंट कर रही हैं, तो भाई पावर किसको ट्रांसफ़र करेंगे। अब कौन गवर्नमेंट चलाएगा, कैसे गवर्नमेंट चलाई जाएगी, कंट्री कैसे चलेगा आपका। तो एक प्रोविज़न और रखा गया आपकी इस कैबिनेट मिशन प्लान में, वो था कि जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है दैट विल वर्क एज वो एक लेजिस्लेचर का काम करेगी। अब वो लॉज बनाने का काम करेगी, वो लेजिस्लेटिव बॉडी का काम करेगी जो कंट्री के लिए लॉज बनाएगा जब तक कि इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशन रेडी नहीं हो जाता है तब तक। ठीक है, और इसके अलावा एक और प्रोविज़न था इसमें कि एक एंतरिम गवर्नमेंट जो है वो बनाई जाएगी। ठीक है, एंतरिम गवर्नमेंट यानी कि जब तक आपका कॉन्स्टिट्यूशन रेडी नहीं हो जाता, आपके इलेक्शन होकर एक नई गवर्नमेंट नहीं बन जाती, तो उस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए जो गवर्नमेंट बनेगी वो क्या होगी, एंतरिम गवर्नमेंट। तो डिसाइड किया कि भाई एक एंतरिम गवर्नमेंट बनाई जाएगी, तो एक एंतरिम गवर्नमेंट बन गई इंडिया की, और उसमें प्राइम मिनिस्टर किसको बनाया गया, पंडित नेहरू इस एंतरिम गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर बने, और सरदार पटेल इसके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने। अब भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो है नहीं, आपकी एक लेजिस्लेचर भी हो गई, आपकी एग्जीक्यूटिव बॉडी भी तैयार हो गई, बट आपके पास तो अपना कानून ही नहीं है, कहाँ से बनाएंगे आप। ठीक है, तो किस कानून को फॉलो करेंगे। तो ये डिसाइड किया गया कि भाई जब तक इंडिया का अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता है तब तक 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट विल बी फॉलोड, उसको फॉलो किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग जो रूल रेगुलेशंस हैं वो बनाए जाएंगे। तो इस तरीके से इंडिया का जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन आपका जो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई और एक अंतरिम गवर्नमेंट बन गई। अब इसलिए आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का स्पेशल सेशन जो है वो बुलाया 14-15 अगस्त के मिडनाइट को, और इस सेशन में प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने अपनी फेमस स्पीच डिलीवर की विच इज़ बीइंग कॉल्ड एज, क्या कहते हैं उसे, ट्रस्ट ऑफ डेस्टिनी। और ये बहुत फेमस स्पीच है बच्चों, और इसमें से आपके MCQs में क्वेश्चन पूछा जाता है लाइक हु हैड गिवन द फेमस स्पीच ट्रस्ट ऑफ डेस्टिनी। ठीक है, इसके अलावा द बिगिनिंग लाइन्स ऑफ दिस स्पीच वो, at the stroke of midnight hour when the world sleeps India will be awakened the life and freedom by giving these। ये beginning की जो lines है ये देखकर आपसे पूछा जा सकता है who had given this famous speech। तो इस तरीके से यहाँ से इस पोर्शन से आपसे 1 मार्क के जो क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। एंड इफ़ यू विल ऐड, अगर आप अपने आंसर्स में बच्चों इन फैक्ट को ऐड करेंगे तो इट विल रियली मेक अ गुड इन्फ्लुएंस, आपका जो एग्जामिनर के ऊपर है वो जाएगा और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे।
तो यहाँ इस पोर्शन में हमने पढ़ लिया कि किस तरीके से 1947 में हमें जो है वो इंडिपेंडेंस मिल जाती है, क्या उस समय के सर्कमस्टांसेस थे, किस तरीके से क्या होता है। तो अब इस इंडिपेंडेंस के समय हमें इंडिपेंडेंस तो मिली, बट बहुत बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जो इंडिया को फेस करनी थी, वो पहले ही हमें मालूम था। और दूसरा हमारे पर इमीडिएट कॉज आ गया, पहले ही पता था कि भाई हमारी कंट्री में पॉवर्टी भी है, अनएम्प्लॉयमेंट भी है, डेवलपमेंट का भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो और फिर हमारा पार्टीशन भी हो गया, तो एक ये भी चैलेंज आ गया कि भाई रेफ्यूजीज़ आ रहे हैं, उनको आपको रिहैबिलिटेट करना है, कैसे करेंगे आप, ठीक है। तो बहुत सारे चैलेंजेस थे। तो यहाँ से अब जो नेक्स्ट टॉपिक मैं शुरू करूँगी बेटा, व्हाट चैलेंजेस इंडिया हैड टू फेस ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 6 मार्क का ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है और ज़रूर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इस क्वेश्चन के आंसर में बच्चे जनरली क्या करते हैं, अपनी समझ से अनएम्प्लॉयमेंट लिख देंगे, पॉवर्टी भी लिख देंगे, यहाँ पर डेवलपमेंट भी लिख देंगे यहाँ पर। तो बहुत अच्छे मार्क्स नहीं मिलते, दो आपको उस पर मार्क्स तो मिल जाते हैं बट बहुत अच्छे नहीं मिलते, क्योंकि जो एग्जामिनर है ही इज़ लुकिंग फॉर एक अच्छा आंसर चाहिए उसे, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इन सबको अलग अलग लिखने के बजाय आप उन सबको कैटेगराइज करेंगे, ठीक है, आप उनको पॉइंट्स में लिखेंगे। तो व्हाट वर द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ नेशन बिल्डिंग दैट इंडिया हैड टू फेस आफ्टर इंडिपेंडेंस। जब ये क्वेश्चन आता है तो बेटा उसके आंसर में आप बताएंगे कि इंडिया हैड टू फेस 3 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। 3 चैलेंजेस थे इंडिया के सामने नेशन बिल्डिंग के। पहला चैलेंज था टू शेप अ नेशन एंड अकोमोडेशन ऑफ द डाइवर्सिटीज़। तो अब टू शेप अ नेशन क्या है बच्चों, इंटीग्रेशन क्या है। तो अब ऐसे समझिए कि जब ब्रिटिशर्स ने हमें इंडिपेंडेंट किया तो उन्होंने क्या किया, इंडिया में उस समय देवर 2 काइंड्स ऑफ स्टेट्स, 2 तरह के रीजन थे। एक तो उस समय इंडिया को इंडिया नहीं कहते थे, उस समय कहते थे इंडिया को ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। तो उस समय 2 तरह के रीजन्स थे, एक तो थे विच वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स, जो रीजन सीधा ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे। तो जब हम इंडिपेंडेंट हुए वो तो ऑटोमेटिकली इंडिपेंडेंट हो गए। और दूसरे थे आपके प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है, जहाँ पर आपके किंग्स, आपके मोनार्क्स थे। तो जब ब्रिटिशर्स ने ये तय किया कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलेगी, इंडिया को इंडिपेंडेंट करेंगे, तो उन्होंने क्या कहा, दे प्लेड अ वेरी स्मार्ट गेम। और उन्होंने जो आपके प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको कह दिया कि भाई हमारी तरफ से आप इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। अगर आप चाहो तो आप इंडिया के साथ जाओ, आप चाहो तो पाकिस्तान के साथ जाओ, या फिर आप अगर चाहो तो आप ऑटोनॉमस रह सकते हो, ठीक है। एंड नाउ इट हैड बिकम अ बिग चैलेंज फॉर इंडिया, क्योंकि इंडिया में उस समय बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे। और अगर ये ऑटोनॉमस हो जाते, अगर ये इंडिपेंडेंट हो जाते, तो आप सोचिए कि आज जो इंडिया आपको दिखता है क्या वो ऐसा होता, बिल्कुल नहीं होता। पहले ही इंडिया का पार्टीशन कर दिया, इंडिया ऑलरेडी डिवाइड हो गया है, तो ऑलरेडी इंडिया को उस प्रॉब्लम से जूझना पड़ रहा है। अब प्रिंसली स्टेट्स को भी ऑटोनॉमी दे दी, और अगर ये ऑटोनॉमस हो जाती है, सारे के सारे कह दें कि भाई हम इंडिपेंडेंट हैं, हमें नहीं जाना इंडिया के साथ, तो आप सोचिए कि आज जो इंडिया आपको जैसा इंटीग्रेटेड नज़र आता है, क्या वो ऐसा नज़र आता, क्या इंडिया की एक बाउंड्री लाइन शेप करना पॉसिबल हो पाता, इंडिया का जोग्राफिकल स्ट्रक्चर क्या होता, ये आप इमेजिन कर सकते हैं। तो उस समय की सिचुएशन को सोचिए कि कितना बड़ा चैलेंज था। तो इन प्रिंसली स्टेट्स को कैसे इंडियन यूनियन के साथ उनको इंटीग्रेट किया जाएगा। इसके अलावा अभी हमारा रिलीजियस बेसिस पर तो पार्टीशन हुआ ही था, उसके अलावा देखिए आप इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हैं। आपको इंडिया को एक सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, रीज़न क्या है, जोग्राफिकल वेरिएशन देखिए, कल्चरल वेरिएशन देखिए आप इंडिया में, डिफरेंट खान पान है लोगों का, डिफरेंट फेस्टिवल्स हैं, डिफरेंट बिलीव्स हैं, फेथ्स हैं। तो ऐसे इतने सारे, अब ये खतरा पैदा होगा कि भाई कहीं ये लोगों ने भी लैंग्वेज के बेसिस पर या अपनी एथनिक कल्चर के बेसिस पर अगर कह दिया कि हमें भी अलग कर दो, तो क्या होगा, इंडिया किस तरह के से इंडिया नज़र आएगा। तो हाउ ऑल दीज डाइवर्सिटीज़, इनको कैसे अकोमोडेट किया जाएगा, कैसे इन सबको लेकर एक साथ चला जाएगा, ये बहुत बड़ा जो है वो इंडिया के सामने एक चैलेंज था। तो द इंटीग्रेशन ऑफ दीज प्रिंसली स्टेट्स विद इंडियन यूनियन, उनको एक साथ जो है वो इंटीग्रेट करना, ताकि ये जो हमारा एक जो नेशन है उसको शेप कर सके, हम एक बाउंड्री लाइन जो है इंडिया की वो डिसाइड कर सकें। इसके अलावा इन डाइवर्सिटीज़ को अकोमोडेट करना कि सब लोग मिलकर जो है आगे चल सकें, ये एक बहुत बड़ा जो चैलेंज इंडिया के सामने था। सेकेंड चैलेंज था टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। अब जब हमारा नेशनल मूवमेंट चल रहा था फ्रीडम के लिए, तो उस समय हमारे लीडर्स जो हैं, उस समय उन लोगों के बीच में 2 कंसेंसस थे, ठीक है। 2 चीज़ों को लेकर अग्रीमेंट था कि भाई 2 चीज़ें वो जब हमें करनी है जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो उसमें पहला क्या था, स्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, और दूसरा था स्टैब्लिशमेंट ऑफ इक्वलिटी, कि भाई डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करेंगे। अब डेमोक्रेसी ही क्यों इस्टेब्लिश करेंगे, तो अगर आप बैकग्राउंड में थोड़ा सा देखो तो देखो, जब तक ब्रिटिशर्स इंडिया में नहीं आए तब तक मोनार्की प्रैक्टिस
होती थी, तो तब तक लोगों को इन किंग्स के अंडर रहना पड़ा, बेचारों को कोई राइट्स नहीं मिले। उसके बाद ब्रिटिशर्स आ गए, एक्सप्लॉयट किया इंडियंस को बहुत अच्छे तरीके से, कोई राइट्स नहीं मिले। तो अब हमारे जो लीडर्स है वो चाहते थे कि एक ऐसी गवर्नमेंट हो जिससे लोगों के लिए थोड़ी सिंपैथी हो, ठीक है, जो लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचे, लोगों के बारे में सोचे। और ऐसी कौन सी गवर्नमेंट होती है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है। तो उन्होंने चूज़ किया कि भाई इंडिया में एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होगी, जहां लोगों को पूरी आज़ादी होगी कि वो किसको बनाना चाहते हैं लीडर, किसको चुनना चाहते हैं, उनको पूरी आज़ादी दी जाएगी, ठीक है। और इसके लिए उन्हें क्या दिया जाएगा? उन्हें यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के हर पर्सन को जो है वो राइट टू वोट दिया जाएगा, डिसाइड किया गया। अब ये कह देना जी कि डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करनी है, ये इनफ नहीं था, बट डेमोक्रेसी हैड टू ब्रिंग इन प्रैक्टिस, उसको लाना भी था। अब उसको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, आपको राइट्स भी देने थे लोगों को। अब वो राइट्स एक्सरसाइज कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं ये भी देखना था। अब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी लाने के लिए आपको इलेक्शंस भी कराने थे। अब इलेक्शंस उस समय के सर्कमस्टांसेस में इमेजिन करिए, जब आपका पार्टीशन हुआ है, चारों तरफ रिलीजियस रॉयट्स हो रहे हैं, डिस्ट्रस्ट है लोगों के बीच में, उस समय के सिचुएशन में कैसे इलेक्शंस करा पाती जो हमारी गवर्नमेंट है। तो डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करना उस समय एक बहुत बड़ा जो है वो चैलेंज था। इसके अलावा इक्वलिटी, आप देखिए हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे सेक्शंस रहे हैं, दोज हु ओनली नॉट हैड बीन एक्सप्लॉयटेड बाय द ब्रिटिशर्स ने नहीं किया, बल्कि इंडियंस ने भी उनको एक्सप्लॉयट किया। आपके जो डिप्राइव्ड सेक्शन है उन बेचारों को कभी कोई राइट्स नहीं मिले, तो दे हैड टू ब्रिंग इनटू द मेन स्ट्रीम में लाना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे जो लीडर्स हैं उनके लिए। तो ये सेकंड चैलेंज हुआ कि इंडिया में डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करना, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जहां एक पार्लियामेंट होगी, ठीक है, लोग पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं उनको चूज करके भेजेंगे और ये मेंबर जवाब देंगे किसको? लोगों को। तो अथॉरिटी किसके हाथों में रहेगी? लोगों के हाथ में। तो ये जो है इसको पूरा करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। उसके बाद आपका तीसरा चैलेंज था to ensure the development and well-being of entire society and that not only to some sections, कि कंट्री का भाई डेवलपमेंट करना है। क्योंकि आप देखिए जब ब्रिटिशर्स गए तो इंडिया में क्या था? बिल्कुल पॉवर्टी के हालात, अनएम्प्लॉयमेंट, हमारे डेवलपमेंट बिल्कुल कोई डेवलपमेंट हमारा नहीं हुआ था। एक नॉट इवन अ सिंगल सेक्टर ऑफ कहिए आप कि जो है वो फ्लरिश कर रहा था। इंडिया की कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो इतनी फ्लरिश थी, वर्ल्ड फेमस थी, दैट हैड बीन टोटली पूरा डिस्ट्रॉय करके गए थे ब्रिटिशर्स। और जितना भी इंडिया का ट्रेजरी, आपका जितना भी खजाना, वो सब तो ब्रिटेन पहुंच ही चुका था पहले ही, ठीक है। इंडिया विच इज़ बीइंग कॉल्ड एज गोल्डन बर्ड, जिसे कहा जाता था, बिल्कुल भूखमरी गरीबी की हालत में था। तो इस तरीके से आप कैसे, क्या डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजी आप अडॉप्ट करेंगे कि इंडिया का जो डेवलपमेंट है वो तेज़ी के साथ हो, ठीक है, क्या तरीका यूज़ करेंगे आप? इंडिया जिसका कहीं 30% शेयर होता था, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट की बात करिए, इंटरनेशनल ट्रेड की बात करिए, वो 1% रह गया था हार्डली जब ब्रिटिशर्स यहाँ से गए। तो आप सोच सकते हैं इंडिया की रूरल इंडस्ट्रीज़ पूरी की पूरी जो है वो डिस्ट्रॉय कर दी थी ब्रिटिशर्स जब यहाँ से गए। तो डेवलपमेंट का कोई नामो निशान हमारी कंट्री में नहीं था, ठीक है। तो अब कैसे वही डेवलपमेंट की स्ट्रैटेजी कैसे शुरू की जाएगी कि सबको जो है उसका इक्वल फ़ायदा, इक्वल प्रॉफिट जो है मिल सके। अब ये सोचना, और डेवलपमेंटल फैसिलिटी, डेवलपमेंट करने की फैसिलिटी शुड नॉट बी गिवन टू सम पर्टिकुलर सेक्शंस, कुछ ही लोगों को ना मिले, बल्कि हर एक इंडिविजुअल को जो पहले भी मौका नहीं मिला, कुछ सेक्शंस जो है वो आपके डिप्राइव्ड रह गए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले अपने आप को डेवलप करने की, इक्वल मौका मिले। ये भी जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जिसके लिए हमने क्या किया? हमने आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को अडॉप्ट किया। यानी कि कोई भी गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी बनाते समय ध्यान में रखेगी क्या? पहली चीज़ कि लोगों की वेलफेयर होनी चाहिए, ऐसी पॉलिसीज़ बनाएगी। तो ये मेन चैलेंजेस थे जो हमारे सामने थे नेशन बिल्डिंग के, जब हम इंडिपेंडेंट हुए। तो बेटा ये जो अगर आप लिखेंगे, इनको एक्सप्लेन करेंगे, तो आपको पूरे 6 मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट है आपका पार्टीशन। अब भाई आपके चैलेंजेस भी हो गए। अब हमें जो फेस करना पड़ा इमीडिएट चैलेंज, वो तो क्या था? पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन। आपके रेफ्यूजीज़ आ रहे हैं, आप कैसे उनको रिहैबिलिटेट करोगे? ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा जो है वो चैलेंज था, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो अगर बच्चों आपको पार्टीशन को समझना है कि पार्टीशन क्या था, पार्टीशन का नेचर क्या था, कैसे हुआ, तो मैं कहूँगी आप 3 चीज़ें पढ़ें। पहला कैबिनेट मिशन प्लान, दूसरा माउंटबेटन प्लान, और तीसरा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। अगर आप ये 3 चीज़ें पढ़ते हैं तो आपको क्या
क्या था पार्टीशन, कैसे हुआ, क्यों करना पड़ा, आपको बहुत समझने में मदद मिलेगी। और आपकी जो हिस्ट्री में थर्ड पार्ट की बुक है उसमें डिटेल में सारी चीज़ें दी हैं। अगर आप बच्चों वहाँ पढ़ते हैं तो इस टॉपिक को समझना, इस चीज़ को समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और वहाँ पर मीन्स एक्सलेंट रेफरेंसेस दिए हैं कि अगर आप उन रेफरेंसेस को यहाँ इन पॉलिटिकल टर्म्स में यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो बेटा ये 3 चीज़ें अगर आप पढ़ें तो आपको इंडिया का जो पार्टीशन हुआ उस पार्टीशन को समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो आपका पहले कैबिनेट मिशन प्लान आता है 1946 में। अभी हमने पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा, पावर को ट्रांसफ़र करना है, डिसाइड करना है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी है आपकी, ठीक है। फिर एक मिनिस्ट्रीज़ आपकी जो है वो बनाई गई। फिर आपका माउंटबेटन प्लान। अब आपका कैबिनेट मिशन प्लान में कहीं भी पार्टीशन का प्लान नहीं था कि भाई इंडिया का पार्टीशन होगा, ऐसा कोई प्लान नहीं था। बट जो मुस्लिम लीग है वो बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। ना तो आपको पता है कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन में उनको भी बॉयकॉट कर दिया, और जब गवर्नमेंट बनाने की बात हुई तो उसमें भी पार्टिसिपेट नहीं किया। तो कैबिनेट मिशन प्लान ने बिल्कुल ही पार्टीशन के प्लान का तो जो है रिजेक्ट कर दिया कि भाई नहीं, कोई पार्टीशन नहीं होगा। और इन सारे डिफरेंसेस को अकोमोडेट करने की कोशिश की, भाई सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को बुलाओ, उनमें सहमति बननी चाहिए, सब मिलजुल के रहें। बट सक्सेसफुल नहीं हो पाया और कैबिनेट मिशन प्लान अपने सेम को पूरा करने में फेल हो गया। तो अब इसके फेल होने के बाद आते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। इंडिया के कौन थे? लास्ट गवर्नर जनरल आप कहिए, ठीक है। तो वो आते हैं और माउंटबेटन जो है वो डिसाइड करते हैं कि हाँ पार्टीशन कैसे होगा। तो उन्होंने जो प्लान बनाया पार्टीशन का उसे कहते हैं माउंटबेटन प्लान। उन्होंने कहा ठीक है, इंडिया का पार्टीशन होगा और रिलीजियस बेसिस पर होगा। तो उन्होंने कहा कि जो इंडिया में मुस्लिम मेजॉरिटी के एरियाज़ हैं वो तो पाकिस्तान को दे दिए जाएंगे, एंड रेस्ट जितना बाकी का हिस्सा है वो इंडिया में रहेगा, ठीक है। अब दूसरा उन्होंने कहा कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, प्रिंसली स्टेट्स को हम अपनी तरफ से इंडिपेंडेंस दे रहे हैं, वो हमारी तरफ से इंडिपेंडेंट हैं कि वो अगर चाहें तो वो ऑटोनॉमस रहें, और अगर उनकी मर्जी है तो वो या चाहें तो इंडिया के साथ चले जाएं या पाकिस्तान के साथ चले जाएं। तो ये जो पार्टीशन का प्लान है वो लॉर्ड माउंटबेटन ने बनाया, इसे कहते हैं माउंटबेटन प्लान। और उनके इसी प्लान को, जो रिपोर्ट उन्होंने भेजी ब्रिटिश पार्लियामेंट को, इसी प्लान को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने रेटिफाई किया जुलाई 1947 में, और इसे कहा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। और इसके अकॉर्डिंग डिसाइड हुआ कि भाई इंडिया को इंडिपेंडेंस भी मिलेगी और इंडिया का पार्टीशन भी होगा, और इस पार्टीशन का बेसिस क्या होगा ये डिसाइड किया गया, ठीक है। तो 14-15 अगस्त 1947 को 2 नेशंस बने, ठीक है। आपके ये 2 नेशंस डिवाइडिंग जो है, नेशंस क्रिएटेड डिवाइडिंग ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया अभी मैंने बताया कि जब आपका इंडिया जिस समय था उसे इंडिया नहीं कहते थे, उसे ब्रिटिश इंडिया कहते थे। वो रीजन्स जो डायरेक्टली ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे, ठीक है। तो ब्रिटिश रीजन्स जो थे आपके, जो ब्रिटिश इंडिया था उसका पार्टीशन हुआ, और जो है आपके किसके बेसिस पे हुआ? 2 नेशन थ्योरी के बेसिस पर हुआ, ठीक है। 2 नेशन थ्योरी कहाँ से आ गई, किसने दी, किसके दिमाग में आ गया वही पार्टीशन होना चाहिए? तो ये जो पार्टीशन की डिमांड है वो नई थी, वो तो नई नहीं थी, वो 1940 से ही शुरू हो गई थी, ठीक है। 1940 से जिस तरह के पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहे थे, अगर आप 1940 की इंडियन पॉलिटिक्स, जो आपका हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, वहाँ अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि 1940 में इंडिया में क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहे थे। तो आपका जो ब्रिटिश इंडिया है उसका डिवीज़न हुआ और पार्टीशन हुआ, और आपके 2 स्टेट बने, एक बना आपका इंडिया और दूसरा बना आपका पाकिस्तान। और उसके लिए क्या थ्योरी फॉलो की गई? थ्योरी थी आपकी 2 नेशन थ्योरी। और ये थ्योरी किसने यूज़ की? आपकी मुस्लिम लीग ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने। और ये कहा जाता है, बार बार मोहम्मद अली जिन्ना का नाम जोड़ा जाता है 2 नेशन थ्योरी से, कि एक 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, हु प्रोपाउंडेड 2 नेशन थ्योरी, किसने प्रोपाउंड किया, और आप जनरली जिन्ना का नाम लिख देते हैं, बट दैट्स नॉट ट्रू। जिन्ना ने 2 नेशन की थ्योरी नहीं दी थी, जिन्ना ने केवल 2 नेशन की थ्योरी को यूज़ किया फोर्स करने के लिए कि पार्टीशन करो, ठीक है। तो जिन्ना ने केवल प्रोपाउंड नहीं किया, ही ओनली यूज़ किया उन्होंने इस थ्योरी को। तो आपकी मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना ने 2 नेशन की थ्योरी को यूज़ करते हुए कहा कि नहीं, जो है वो इंडिया का पार्टीशन होना चाहिए। और इस तरीके से जो पार्टीशन हुआ तो 2 स्टेट बने, फिर बता रही हूँ, एक इंडिया और दूसरा पाकिस्तान। तो जो 2 नेशन थ्योरी है, मुस्लिम लीग कहते हैं कि मुस्लिम लीग ने दिया, कुछ लोग कहते हैं कि आपके सर सैयद अहमद खान थे, उन्होंने 2 नेशन की थ्योरी को दिया था। तो 2 नेशन की थ्योरी कहती है कि इंडिया में जो है आपके 2 नेशन रहते हैं। इंडिया इज़ कंसिस्टिंग ऑफ 2 नेशन, 2 तरह के लोग रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कौन कौन है वो 2 लोग? एक हिंदू से, एक मुस्लिम से, और दोनों क्या हैं? अपार्ट
फ्रॉम ईच अदर, बिल्कुल अलग हैं दोनों की आइडियोलॉजी। मतलब उन्होंने कहा कि दो अलग तरह की आइडियोलॉजीज़ है, दो अलग तरह के लोग हैं जिनके कस्टम कुछ भी कह लीजिए जो कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। और ऐसे दो लोग मतलब जो दो जीने के तरीके हैं और ये दोनों जो है वो कभी नहीं मिल सकते, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने इस टू नेशन थ्योरी को यूज़ किया कि भाई इंडिया का जो है वो पार्टीशन कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ दो जो नेशन है हिंदू मुस्लिम जिन्हें वो कह रहे हैं वो एक साथ नहीं रह पाएंगे। और उसका ये रीज़न है, दोनों का सोचने का तरीका, खाने का तरीका, दोनों के कस्टम, दोनों के ट्रेडिशन, दोनों का वे ऑफ वर्शिप दोनों अलग है, तो कुछ भी मैच नहीं करता। तो ऐसे दो लोगों को आप ज़बरदस्ती एक स्टेट में नहीं रख सकते। तो ऐसे दोनों लोगों के लिए आपको जो क्या करना पड़ेगा, दो अलग अलग स्टेट इन दोनों नेशन के लिए बनाने पड़ेंगे। तो ये थी आपकी टू नेशन थ्योरी। और यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैं अगर आपको याद दिलाऊं तो मोहम्मद अली जिन्ना का नाम जो है वो बार बार आता है। और अगर आप जिन्ना के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है उनके बारे में पढ़ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है वो कांग्रेस ज्वाइन की थी 1906 में, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया 1913 में, ठीक है। तो इस समय मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो आपके कांग्रेस के भी मेंबर हैं, वो आपकी मुस्लिम लीग के भी मेंबर हैं। तो उन्हें मुस्लिम लीग के मेंबर्स के बारे में भी जानते थे, कांग्रेस में जो उनके ओपोनेंट हैं उनके बारे में जानते थे। तो उन्होंने दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ कराने की कोशिश की। 1916 में कांग्रेस का एक सेशन हुआ जिसमें एक कोशिश की गई कि दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ करा दिया जाए, बट ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो पाया। तो फाइनली मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस छोड़ी 1920 में, ठीक है। तो अब आप समझ लीजिए कि 1920 तक जो है वो जिन्ना कांग्रेस के मेंबर रहे। तो उन्हें अच्छे तरीके से आइडिया था, अच्छे तरह से पता था कि भाई उनके ओपोनेंट कैसे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसका पार्ट नहीं था, बट मैंने ऐसे ही आपको एक रेफरेंस दे दिया कि आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं जो आप इस चैप्टर में इसमें अगर ऐड करें, आपसे पूछा जाए तो बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस जो है वो आपका जाएगा एग्जामिनर के ऊपर। तो इस तरीके से टू नेशन थ्योरी आपकी कहती है कि जो है इंडिया कंसिस्टेड ऑफ नॉट वन बट टू नेशन है, हिंदूज एंड मुस्लिम्स, और दोनों को अलग अलग स्टेट चाहिए, एक स्टेट में किसी हालत में नहीं रह सकते। दो आपकी जो कांग्रेस है वो बिल्कुल अपोज थी टू नेशन थ्योरी के, बिल्कुल मना कर दिया कि हमें नहीं चाहिए, हम इंडिया का बिल्कुल भी पार्टीशन नहीं चाहते हैं। बट ड्यू टू उस समय जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो कंपटीशन बढ़ता जा रहा था, कोई भी कोई भी दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग, कोई अग्रीमेंट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा था। जो भी कोशिश की जा रही थी वो सब फेल होती जा रही थी। और जिस तरह के पॉलिटिकल डेवलपमेंट 1940s के समय से इंडिया में हो रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, मिनिस्ट्री बनी, मुस्लिम लीग ने उसको बॉयकॉट कर दिया। जिस दिन मिनिस्ट्री बनी उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे मनाया, आपके लाहौर की सड़कों पर जो है, आपके अमृतसर में और भी बहुत जगहों पर कम्युनल राइट्स हुए। तो इन सब की वजह से कांग्रेस को लगने लगा कि अगर इन कम्युनल राइट्स को रोकना है तो हमें जो है ये डिमांड जो है जिन्ना की या मुस्लिम लीग की जो डिमांड है उसको मान लेना चाहिए, वरना ये कम्युनल राइट्स जो हैं वो इसी तरीके से चलते रहेंगे। तो इस तरीके से जो है आपका फाइनली ब्रिटिश इंडिया का जो है वो पार्टीशन हुआ, दो स्टेट बने, इंडिया एंड पाकिस्तान। और एक चीज़ मैं बेटा यहाँ पर आपको बता दूँ कि अगर आपको ये चीज़ें क्या पॉलिटिकल, क्या सोशल सिनेरियो था उस समय, जिस समय का हम ये रेफरेंस पढ़ रहे हैं, कुछ मूवीज़ का एग्जाम्पल दिया है आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया है गरम हवा, एक मूवी का एग्जाम्पल दिया है। बहुत अच्छी मूवी, अगर आप पढ़ेंगे तो पूरा बैकग्राउंड जो है आपका इंडिपेंडेंस के समय, उससे पहले क्या सिचुएशन थी, बाद में क्या रही, क्या पार्टीशन, सब कुछ बहुत ही क्या पॉलिटिकल चेंजेस थे वो, क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स थे वो सब इस मूवी में दिखाया। और दूसरा, गांधी जो पुरानी वाली गांधी है, अगर आप ये वाली मूवी देखते हैं, और इसके साथ ही भी कुछ दिनों पहले एक मूवी आई थी सरदार, मेरे ख्याल से उसमें परेश रावल थे और परेश रावल ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का रोल प्ले किया था। और अगर आप ये उसमें पूरी तरीके से दिखाया कि किस तरह की सिचुएशन उस समय हमारी कंट्री में थी, तो अगर आप ये मूवीज़ भी देखते हैं और आप ये आपकी जो हिस्ट्री की जो पार्ट 3 है, अगर आप उस बुक को पढ़ेंगे बेटा, पूरा डिटेल में ये सारा का सारा जो है ना पूरा दिया है। अगर आप उसको पढ़ेंगे और उसके जो रेफरेंसेस हैं वो हिस्टोरिकल रेफरेंस अगर आप यहाँ पॉलिटिकल टर्म्स में यूज़ करेंगे तो योर आंसर्स विल बी वंडरफुल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये जो आज मैंने टॉपिक एक्सप्लेन किया है वो समझ आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू राइट योर फीडबैक।